Very warm welcome to all of you to Self Selection Board और One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम चल रहे हैं अपने पहले टॉपिक में वॉर जोन में पार्ट 1 के। इसमें हम कार्नेटिक, बक्सर, प्लासी, मैसूर वॉर की बात करेंगे। ये टॉपिक आपकी यूनिफॉर्म के एक कदम पास से जाएगा इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक की कहानी में हम ये समझ चुके थे कि मुगल का राज 1707 तक सबसे अच्छा चला जब औरंगजेब था। उसके बाद ये रियासतें टूटनी शुरू हो गई जैसे मुगल डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रियासतें अपनी अपनी अलग बन रही थी तभी ये पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आ रहे थे। अब हम कहानी में समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने इस बात का हिसाब लगाया कि हमें अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो मैं इन सारे यूरोपियंस को हटाना पड़ेगा, मतलब पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को हटाना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो बाकी हिंदुस्तानी हैं इनको भी अपने अंडर में लेना पड़ेगा, तभी हम पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हैं। क्योंकि साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहां से पूरा रीजन कनेक्ट हो सकता है। यहां से यूरोप कनेक्ट हो जाएगा और यहां से मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया कनेक्ट हो जाएगा, तो बहुत बड़ा ट्रेड रूट बन जाएगा। यहां तक कि इन्हें बात समझ में आ गई थी। अब इसमें हम आगे चले तो सबसे पहले ब्रिटिश क्या करते हैं, फ्रेंच को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां से लड़ाई शुरू होती है कार्नेटिक वॉर्स की। 1742 में ब्रिटेन, फ्रांस में, यूरोप में ही, पूरे यूरोप में ही लड़ाई शुरू हो जाती है और इंडिया में फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ड्यूप्लेक्स। अब जब वो फ्रांस के गवर्नर, मैं कहना चाह रहा हूं जो फ्रांस ने उन्हें गवर्नर बनाया था इंडिया का, तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी थी। पहली जिम्मेदारी के अंदर आई फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि चली 1745 से 48 तक। अब इस लड़ाई में हुआ क्या, फ्रेंच ने क्या किया, जो इंग्लिश के पास मद्रास था उसे कैप्चर कर लिया। वो उनका ट्रेडिंग पोस्ट था अंग्रेजों का। तो जब उनका ये पोस्ट कैप्चर कर लिया तो अंग्रेज हकपा गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने पौंडीचेरी को हथियाने की कोशिश करी पर वो फेल हो गए। उन्होंने फिर थोड़ी बहुत कोशिश की कि जो फ्रेंच की शिप है उनको थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की, बट कुछ खास हुआ नहीं। एट लास्ट अंग्रेजों ने कहा कि हम नवाब अनरुद्दीन से हम बात करेंगे और आपकी जो राइट्स है उनको छिनवाएंगे। नवाब की बात को फ्रेंच वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं सुन रहे। नवाब और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हो गई जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ सेंथोम। लेटर मद्रास वापस दे दिया गया। मतलब देखिए क्या हुआ था, जब इन दोनों के बीच में, नवाब के बीच में और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई तो मीनवाइल कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो पॉलिटिक्स चलाई गई फ्रेंच के द्वारा और यूरोप के द्वारा और बातचीत से हल निकालने की कोशिश की और जो मद्रास था वापस अंग्रेजों को दे दिया गया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो हैदराबाद होता है, ये जो हैदराबाद है उसमें एक राजा होते हैं आसफ जहां। आसफ जहां की मौत हो जाती है। उसके बाद दो पॉइंटर आते हैं, मुजफ्फर जंग एंड नसीर जंग। वो कहते हैं हम दोनों ही राजा बनेंगे। और ऐसे ही कार्नेटिक जो यहाँ पर जगह आती है वहां पर भी कहते हैं कि हम भी राजा बनेंगे। चंद्रा साहिब और नवाब नूरुद्दीन कहते हैं कि हम कार्नेटिक के राजा बनेंगे। अब क्या किया जाए, यहां पर अंग्रेजों से ऑलरेडी लड़ाई चली रही थी। तो फ्रेंच ने क्या करा कि इन लोगों की मदद से हम अंग्रेजों को हरा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और कार्नेटिक में चंद्रा साहिब को सपोर्ट किया। तो हुआ क्या कि नवाब अनरुद्दीन तो मर गए जो कि थे हमारे कार्नेटिक के, और जीत किसकी हुई, चंद्रा साहिब की, जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रही थी। और ऐसे ही मुजफ्फर जंग बिकेम निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको आम शब्दों में क्लियर करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में मुजफ्फर जंग और चंद्रा साहिब दोनों ही जीत गए और इनको राजा बना दिया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच वालों को बहुत मदद हुई। पौंडीचेरी और मसूलीपट्टनम, दो बड़े इलाके अब फ्रेंच के अंदर आ रहे थे। और जो ड्यूप्लेक्स था गवर्नर, उसके हाथ में ईस्ट कोस्ट ऑफ मुगल डोमेन भी आ चुका था। बट जो अंग्रेज थे यहां पर उन्होंने एक काम करा कि एक छोटी सी जगह जीत ली, आरकोट। आरकोट कहां पर है, जहां पर आपने आज की तारीख में वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा ना, वो उसी के पास है, वीआईटी के पास। तो अब ये रॉबर्ट क्लाइव ने ये वाली जगह जीत ली। बट यहां पर क्या हुआ, यूरोपियन लेवल पे एक पॉलिटिक्स चल रही थी और यहाँ पर जो ड्यूप्लेक्स गवर्नर था जो हर लड़ाई जीत रहा था, उसको कह दिया वापस आ जाओ। और इस लड़ाई को एंड करने के लिए जो ट्रीटी हुई उसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। ये बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश वो लड़ाई है जिसमें फ्रेंच का सफाया हो जाएगा। अब यहां से फ्रेंच को वापस लौटना पड़ेगा। इंडिया से सिर्फ अब अंग्रेज बचेंगे। अब यहां पर आगे चले हम तो थर्ड कार्नेटिक वॉर चली 1758 से 63 में।
इसमें क्या हुआ, वॉर दोनों में, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में छिड़ गई। अब इस बैटल की छिड़ने से पहले प्लासी जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी, वो अंग्रेज जीत चुके थे। तो इसकी वजह से यहां पर एज मिल गई थी इनको बैटल ऑफ वेंडी वॉश को जीतने में। अब इसमें होता क्या है बैटल ऑफ वेंडी वॉश में, यहां पर एक ऐसा सीन हो जाता है कि जो पूरा साउथ इंडिया होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो होता है ब्रिटिश, एक होता है फ्रेंच। जो एक मेजर सी पोर्ट होता है जो बंगाल का होता है, वो होता है अंग्रेजों के हाथ में बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अब इनको ये वाला एरिया और जीतना है, तो इसका मतलब है इनको फ्रेंच को हटाना पड़ेगा। अब फ्रेंच ऑलरेडी एक एज पे थे क्योंकि इन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद को जीता हुआ था। तो अगर यहां पर वो किसी तरह इनकी दो मेन जगहों को घेर लें तो इनका काम बन जाएगा। आपको पहले वाली कहानी से पता लग गया होगा कि बॉम्बे जो था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो यहां से उन्होंने अटैक करते चले गए और फ्रेंच घिर गया। और बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो 1760 में हुई, वहां पर फ्रेंच नॉकआउट हो जाता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है, जिसमें फ्रेंच को ये बात की जाती है कि आपको अपनी आर्मी यहां से हटानी पड़ेगी और कोई भी जो आपने फोर्ट बनाया है, किला बनाया है, उसमें फोर्टिफिकेशन सिक्योरिटी नहीं पड़ेगी। और आपको जो भी ट्रेड करना है आप फ्रेंच के अंडर करेंगे, सॉरी इंग्लिश के अंडर करेंगे, आप कोई भी फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। यहां तक की कहानी खत्म होती है। पर बैटल ऑफ प्लासी में ऐसा क्या हो गया था कि अंग्रेजों को इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया? सवाल तो ये आता है ना, मैंने आपसे भी कहा था कि यहाँ पर जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो गया था। अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में अगर हम बात करें तो उसकी पहले आपको कहानी समझनी पड़ेगी फारूक सैयद से। फारूक सैयद ने गवर्नर बनाया था मुर्शिद कुली खान को, जो कि बंगाल के पहले राजा बने थे। अब यहां से कहानी आती है कि मुर्शिद कुली खान के बाद जो राजा बने प्रोमिनेंट, वो थे सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पूछे बंगाल का पहला राजा कौन था तो वो था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद प्रोमिनेंट राजा सीधे डायरेक्टली आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम में ऐसा हो रहा था कि जो अंग्रेज थे वो जो राइट्स उनको दी गई थी उससे ज्यादा एक्सेस कर रहे थे अपनी ट्रेडिंग के लिए। अब उससे बहुत खता थे सिराजुद्दौला जो हमारे नवाब थे। और एक बात और उन्हें परेशान कर रही थी, जो फोर्टिफिकेशन हुआ है, फोर्टिफिकेशन मतलब जो किला और उसकी चारों तरफ सिक्योरिटी डाली गई है, वो उनसे बहुत परेशान थे कि किले में अगर सिक्योरिटी होगी तो क्या हो रहा है किले के अंदर भगवान जाने। प्लस जो टैक्सेस होता है, जो जिससे रेवेन्यू चलता है किसी भी स्टेट का, वो भी वो नहीं दे रहे थे, डिसओबे कर रहे थे। अब इस बात से बिल्कुल नाराज हो गए थे, अंग्रेज इनकी बात सुन नहीं रहे थे। इन्होंने गुस्से में आके, आपको याद होगा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ब्लैक होल इवेंट हो गया था, जिसमें क्या करा कि सारे के सारे अंग्रेजों को एक रूम में बंद कर दिया और उनको ठूस दिया और ऑक्सीजन लेने के लिए कोई जगह नहीं बची। जिसकी वजह से क्या हुआ, 100 से ज्यादा अंग्रेज इस ब्लैक होल इवेंट में मारे गए। इसके बाद नवाब ने एक काम और किया कि जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की कस्बे बाजार में, उसको बंद कर दिया और जो फोर्ट था विलियम, उस पर कैप्चर कर लिया। अब जैसी ये खबर मिली अंग्रेजों को, उन्होंने सीधे रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को भेज दिया कि जाओ जाके ये जो बंगाल के राजा हैं इनको सबक सिखा के आओ। तो सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए जब ये दोनों गए तो इनकी मेजोरिटी कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर इनकी विक्ट्री हो गई और बैटल ऑफ प्लासी जीत गए। बैटल ऑफ प्लासी में जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर था उनका प्राइम मिनिस्टर। तो मीर जाफर इनका प्राइम मिनिस्टर था सिराजुद्दौला का। इसको प्रॉमिस करा गया था कि मीर जाफर तू मेरी मदद कर दे, अंग्रेजों की हम मदद कर दे और तुझे सिराजुद्दौला की जगह राजा बना देंगे। अब जब ऐसा हुआ तो वो राजा तो बन गया, पर इसको इसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खैर, जब मीर जाफर राजा बन गया तो उसकी दिक्कतों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, पर इसने कुछ चीजें ग्रांट कर दी अंग्रेजों को कि आप ऐसा कर सकते हो। वो क्या थी? सबसे पहले उन्होंने फ्री ट्रेड दे दिया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कि जाओ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो आज के हैं उनमें जाके फ्री ट्रेड कर लो। जमींदारी दे दी 24 परगनास की, मतलब विलेज टाउन जो होते हैं उस टाइम के, उनकी जिम्मेदारी दे दी कि यहाँ से आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करो। और टैक्स रेवेन्यू बनाना बहुत ही आसान काम होता है, तो अंग्रेजों की इनकम अपने आप ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। अब कंपनसेशन होने लगा नवाब लॉस का कि भाई हमारा तो भाई जो नुकसान हो रहा है उसकी को तो कोई भरपाई हो नहीं रही, और उल्टा जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ था लड़ाई में उसकी भरपाई भी हम ही कर रहे हैं, तो ये तो कोई फायदा नहीं है। अब इस तरह से अंग्रेजों का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही थी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वो एक मेजर कंटेंटर बन रहे थे इंडियन एम्पायर के अंदर। अब
एक बात और यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ना तो उनको टैक्स मिल रहा था नवाब को, ना ही मतलब वहां पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो अंग्रेजों की लड़ाई में लॉस हुआ था उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। तो जो इनकी रियासत में पैसे हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है मनी की, वो तो ड्रेन हो गई। अब इस चक्कर में वो जाते हैं अवध के पास, मीर जाफर जाते हैं अवध के पास, पर उनके जाने से पहले ही इनको राजा की पोस्ट से हटा दिया जाता है, बना दिया जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम कहा जाता है, ये इनके बेटे होते हैं मीर जाफर के। तो मीर कासिम को कहा जाता है देखो तुम हमारी बात मानो, तुम राजा बने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मीर कासिम के साथ भी ऐसे ही होता है, वो उनको बहुत सारी राइट्स तो दे देता है, बट वो भी ऐसा लगता है कि पपेट बन गया है सिर्फ। बस राजा कहते जा रहे हैं, अंग्रेज कहते जा रहे हैं और मैं करता जा रहा हूं, और कुछ हो नहीं रहा है। तो मीर कासिम फिर हिम्मत जुटाकर अवध वालों के पास जाता है और कहता है कि हम मिलके अवध, बंगाल और मुगल एम्पायर मिलके एक लड़ाई लड़ते हैं जिसका नाम होगा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ी जाएगी, और हम ब्रिटिश को यहां से नॉकआउट कर देंगे और अपना शासन वापस ले आएंगे। चलो इन्होंने ऐसा कह तो दिया, बट जब बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 की, तो बुरी तरह मुगल एम्पायर, बंगाल और अवध हार गए, और जिसकी वजह से इन तीनों को बहुत बड़ा लॉस हो गया और पूरा का पूरा राज अब मतलब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। जब ऐसा हुआ तो अब आने वाले टाइम में ऐसा हो गया था कि अवध ने अपना इलाहाबाद और करू हार दिया था, और बंगाल जो खाली पहले कलकत्ता अंग्रेजों के हाथ में था, अब पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। और पूरे बंगाल का, जहां पहले मैंने आपको बताया था 24 परंगास की सिर्फ टैक्सेशन ले सकते हैं, अब वो पूरे बंगाल की टैक्सेशन ले सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो ये लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों के हाथ में आ गई। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। लड़ाई की डेट थी 1764। यहां से अगर हम आगे चलें तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर में लेड करी जा रही थी, जिसके लीडिंग कमांडर थे वो थे हेक्टर मोनरो। ये आपसे पूछा जा सकता है। अवध को लीड कौन कर रहा था? मेरी जी लड़खड़ा गई। साउथ-दौला। और मुगल एम्पायर में कर रहे थे शाह आलम सेकंड, और बंगाल से कर रहे थे मीर कासिम। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। आगे चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा जिससे आपका सारी चीजें रिवाइंड हो जाए आपके दिमाग में। वो है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था उसको सिराजुद्दौला से जीतने के ऊपर किससे कहा गया था कि भाई तुम्हें हम राजा बना देंगे? वो थे मीर जाफर, कि भाई तुम्हें बैटल ऑफ प्लासी जिता दो, हाँ आपको राजा बना देंगे मीर जाफर। मीर जाफर को जब एहसास हुआ हम अंग्रेजों के से पपेट हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाकर मीर जाफर की जगह मीर कासिम को राजा बना दिया। जब मीर कासिम को एहसास हुआ कि वो भी पपेट की तरह काम कर रहे हैं, तो वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ने चले जाते हैं। ये वाली लड़ाई जो हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बात की, बैटल ऑफ बक्सर। आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी हो गई। अब आते हैं कहानी पे मैसूर, ब्रिटिश मैसूर वॉर के बारे में। इससे पहले आप एक बात समझो कि अब अंग्रेजों के पास क्या क्या आ गया। अंग्रेजों के पास आ गया बंगाल, ये वाला, अवध, ठीक है, कर्नाटक आ चुका है अंग्रेजों और फ्रेंच को हराकर। अब बचा है मराठा, राजपूत, पंजाब। अब अगर इन्हें जीतना है तो अब इन्हें पहले लड़नी पड़ेगी मैसूर के ऊपर लड़ाई। तो फर्स्ट मैसूर वॉर होती है। मैसूर वॉर में क्या होता है? एक इंसान होता है हैदर अली। हैदर अली एक बहुत ही ब्रेव राजा होते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई की जाती है। तो अंग्रेज हैदराबाद के नवाब मराठास को मिला लेते हैं अपने साथ और मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई ड्रॉ हो जाती है, और उस लड़ाई का एंड होता है बाय ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये लड़ाई होती है 1766 से 69 तक। अब आता है सेकंड मैसूर वॉर। कुछ समय तक तो शांति रहती है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर 1766 से 69 तक तो शांति रही। 10-15 साल जब शांति रहने के बाद फिर सेकंड मैसूर वॉर होती है। और इसमें क्या होता है, जो हैदर अली होते हैं राजा मैसूर के, वो क्या समझते हैं कि चलो जब लास्ट टाइम अंग्रेजों ने मराठास और हैदराबाद को अपने साइड किया था, इस बार मैं कर लेता हूँ। तो वह हैदराबाद और मराठास को अपने साइड कर लेते हैं। अब ऐसा वो कर तो लेते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर इनको मान लो दोनों को एक साथ कर लिया, और अमेरिका में इंडिपेंडेंसी वॉर चल रही है जहां पर ब्रिटिश बहुत ही दिक्कत में है, उनके पास उन्होंने सारी फौज वहां छेड़ रखी है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बहुत दिक्कत आएगी हमसे जीतने में। पर ब्रिटिश क्या करते हैं, कंपनसेशन कर देते हैं कि चलो मराठास जो मांग रहे हैं और हैदराबाद जो मांग रहा है उन्हें दे देते हैं और इनको अपने साथ मिला लेते हैं।
अब जब ऐसे ही साथ मिलाते हैं तो मैसूर जो होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, हैदर अली बहुत वीक हो जाते हैं और वो फिर से हार जाते हैं। जब ऐसे हार जाते हैं वो, तो टीपू सुल्तान उनकी जगह कमांड संभालते हैं, टीपू सुल्तान के बेटे होते हैं। और इस लड़ाई में जो ट्रीटी साइन होती है इसको एंड करने में, वो होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। बट इस ट्रीटी में खास बात ये होती है कि कोई भी जो प्लेस जीती गई होती है अंग्रेजों के द्वारा, वो सब वो वापस कर देते हैं। रीजन क्या था कि वो ऑलरेडी अमेरिका से लड़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा लॉसेस झेल चुके थे। अगर मान लो यहाँ पर भी कुछ कब्जा कर लेंगे और रिबेलियन ग्रुप द्वारा राइज अप हो जाएंगे जल्दी से, तो कहीं ना कहीं वो कवर अप नहीं कर पाएंगे और हार जाएंगे उससे ज्यादा टेरिटरी। तो यहाँ पर जो जीता था सब वापस दे देते हैं। इसके बाद होती है थर्ड मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर में क्या होता है, टीपू सुल्तान जी आगे आ चुके होते हैं, वापस इंग्लिश, हैदराबाद और मराठास मिल चुके होते हैं, मैसूर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। मैसूर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टीपू सुल्तान। इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और टीपू सुल्तान से छीन लिया जाता है श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर का एक प्रोमिनेंट सिटी होता है। अब यहां से जब आगे कहानी बढ़ती है तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, उसमें आधा एम्पायर टीपू सुल्तान का मतलब मैसूर छीन लिया जाता है और बहुत ज्यादा लॉस होता है मैसूर का, कि उनको बहुत ज्यादा लॉस पे करना पड़ता है, जो उनके लोग मरे हैं और सामने वाले के जो लॉसेज हुए हैं उसको भी झेलना पड़ता है। इसके साथ जो उनके दो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान के, वो भी उनको हॉस्टेज बनाकर देने पड़ते हैं अंग्रेजों को। यहाँ पर ये जो लॉस होता है इसे रिकवर करने के लिए टीपू सुल्तान अपनी रणनीति बनाते हैं और 1799 में एक फिर से फोर्थ मैसूर वॉर लड़ते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने जो पुराने अलाय होते हैं फ्रांस, तुर्की और बाकी ऐसे देश जो कि अंग्रेजों के दुश्मन हैं, उनको मिला लेते हैं अपने साथ। बट यहाँ पर लॉर्ड वेजली होते हैं अंग्रेजों की तरफ से और वो अटैक कर देते हैं टीपू सुल्तान पे, और इतनी चालाकी से करते हैं कि टीपू सुल्तान की वहां पर मौत हो जाती है श्रीरंगपट्टनम नाम की जगह को मैसूर में बचाते बचाते। अब जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर मैसूर पे एक नया राजा रखना होता है, जिसको रखा जाता है कृष्णनेरी थर्ड, और यहाँ पर वो एक सब्सिडरी टाइप के राजा बन जाते हैं कि सिर्फ फेस ऑफ मैसूर है। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब जो मैसूर पहले कुछ आपको इस तरह से दिख रहा था, जो कि आपको वाटर से भी लॉक दिख रहा था, वो अब कुछ इस तरह का हो जाता है, एक लैंड लॉक देश बन जाता है। और इस पर कुछ खास पावर नहीं बचती, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी रियासतें होती हैं ये अलग अलग राजा हथिया लेते हैं, हैदराबाद, मराठास, ये सब। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो हम समराइजेशन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। अभी पहले हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। पहली एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 34 से 66। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई है 80 to 84। थर्ड मैसूर वॉर हुई है 90 to 92 एंड लास्ट फोर्थ मैसूर वॉर हुई है 99। ट्रीटी का नाम याद रखिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी पहले वाले में, जो कि ड्रॉ हो गया था। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु हुई थी, जिसमें जो अंग्रेज थे वो वापस चल दिए थे कि चलो जो चीज आपको दी है उसे रिस्टोर कर देते हैं और कोई छीना छानी नहीं करते हैं। थर्ड मैंगलुरु वॉर में क्या हुआ था, आधा श्रीरंगपट्टनम जीत लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो देने को तैयार नहीं। फोर्थ मैसूर वॉर में क्या हुआ था कि पूरी तरह टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, उनके बच्चे जो थे उनको भी हॉस्टेज बना लिया गया था। अब वहां पर एक नया राजा बना दिया गया था जिसका नाम था कृष्णरी थर्ड। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई है। अब इसमें एक कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं समराइजेशन में। कार्नेटिक वॉर पहली कब हुई थी, 44 से 48, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में हुई थी। इसको जो रोका गया था वो था ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले, ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, वो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी फ्रॉम 48 to 54। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई थी जिसमें फ्रेंच का एंड हो गया था, और वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी कि अब फ्रेंच ट्रेड नहीं कर सकते बिना अंग्रेजों की परमिशन के, और उनको अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, और जो उनके किले हैं जिनकी चारों तरफ सिक्योरिटी है वो भी हटानी पड़ेगी। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ वेंडिबॉश। इसे छोड़ दो बैटल ऑफ गोवा एंड बैटल ऑफ चौसा को। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला नाम का एक राजा था। सिराजुद्दौला ब्रिटिश ने हमला किया था इसके ऊपर, और जब ब्रिटिश ने इस पर हमला किया था तो ये बुरी तरह हार गया था। तब इसके पास से कलकत्ता छिन गया था, पर अंग्रेजों को भूख ज्यादा थी कि भाई हमें तो और जीतना है, तो बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने अवध भी जीत लिया, बंगाल भी जीत लिया, और मुगल को भी मुंह की खानी पड़ी। ये लड़ाई थी 64 में। याद रखना है, ये मंथ याद करो या ना करो, बड़ी ईयर याद होना चाहिए। और इस
जो बैटल थी, इसकी ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लास्ट है बैटल ऑफ वेंडिवॉश। बैटल ऑफ वेंडिवॉश किसमें हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर प्लस फ्रेंच के अंदर। अब इसमें क्या हुआ था कि 1760 में फ्रेंच को नॉकआउट कर दिया गया था। आपको कंफ्यूजन ना हो, कार्नेटिक वॉर में जो लास्ट आप देख लोगे ना 50, 60, 63 है और इसके बीच में आता है 1760। तो कार्नेटिक वॉर जो एक सीरीज ऑफ वॉर थी, उसके बीच में से एक वॉर का नाम है बैटल ऑफ वेंडिवॉश। तब फ्रेंच गए थे। यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी पूरी कहानी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, जो अनअकैडमी है वो फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है 1 महीने का, मतलब आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना सब्सक्रिप्शन खरीदने में, और आप यहाँ पर सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इसमें डू एंड डोंट है, वो है कि जब आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है उस पेमेंट करने का 1 रुपये, वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है, टॉप विथ प्लस। आप क्या करोगे, जब अनअकैडमी प्लस पे जाओगे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहां पर जाने के बाद आपको 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन खरीदना है, मतलब क्लिक करना है, उसके आगे 1200 रुपये लिखा होगा। तो जब 1200 रुपये पे क्लिक करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कूपन का। कूपन में आपको डालना है टॉप विथ प्लस, और वो सीधे आपको 0 रुपीज दिखाएगा वहां पर। फिर आपको अपना कार्ड डालना है, पेमेंट करना है, और 1 रुपया आपका कट जाएगा आपके अकाउंट से, और आपके पास अनअकैडमी प्लस पूरा आ जाएगा। अब अनअकैडमी प्लस शेड्यूल वाइज चलता है कि आज ज्योग्राफी चलेगा, आज वैसे चलेगा, तो जो कोर्स आपका बचा हुआ हो वो आप उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ तो होता है एंड हमारा। 2 बेहतरीन किताबों की बात करना चाहूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड एसएसबी द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, ये रुद्रा ने लिखी थी। इन दोनों किताब का इतना बड़ा रोल है कि आपकी एसएसबी में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो 4 जो किताब है, ये 10 चैप्टर के बीच में डिवाइडेड है। वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ इमेज। आपको याद होगा कि एसएसबी में आपसे कहा जाता है कि अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होती है, अपने आप को जानना होता है, तो पहला चैप्टर वहीं से शुरू होता है। और जो आपका प्रोजेक्शन करने का तरीका होता है कि आप अपने आप को कैसे दिखाएंगे, उस पर खत्म होता है। तो आप इस किताब को देखें। दूसरी किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इसमें आपको टैट, वैट, एसआरटी, इन सभी चीजों पे बात करी गई है, और इस इंसान ने इन चीजों को प्रैक्टिकल चीजों समझाया है, वो भी अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं इसे नॉवल की तरह बनाया है बाय एडिंग लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस पर्सनल लाइफ एडवेंचर। तो आप ये दोनों किताब देख सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग करके, वाशनिंग करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद।